गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये पेपर GS1 है हमारा, जो UPSC 2021 का सामने आ चुका है। सो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चन आए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। सो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आपका ये बेसिकली क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से है। ये आर्ट एंड कल्चर का है। इसमें आपको लिटरेचर जो लिखे गए हैं भक्ति टाइम में, ठीक है, भक्ति लिटरेचर जो है उनका इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को क्या कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसने इंडियन कल्चर को वैल्यूज़ दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, सारे एस्पेक्ट को आपको इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। इसमें आप बेसिकली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं हिस्ट्री के, जिसमें आप रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला जो टॉपिक है, यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। ठीक है, बेसिकली आप इसे सिंपल हिस्ट्री जिन्होंने कवर की उसको आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि ये हमारा मॉडर्न इंडिया का जो कंटेम्प्रेरी 1915 जो इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ, आप उस पर ये क्वेश्चन है कि भारतीय रियासतों का एकीकरण में क्या बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स आई थी, उनको डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा ही है। नेक्स्ट हमको ये देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यूज़ में पूरा लैंडस्लाइड काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो सीधे ये करंट से डेराइव क्वेश्चन है। इसमें आप प्रॉपर मैपिंग करके और बता सकते हैं कि ये वाला जो हिमालयाज़ रीजन है, यहाँ पर लैंडस्लाइड क्यों ज़्यादा होते हैं, और इधर जो हमारा वेस्टर्न घाट्स हैं इस पर ये ओल्ड रॉक्स हैं, और यहाँ पे जो कुछ टाइप की देखी जाती हैं लैंडस्लाइड्स, उसका रीज़न क्या है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसको डिस्कस करना था। बेसिकली द हिंदू में इसका प्रॉपर एक सेक्शन आया हुआ था, ये उससे डेराइव क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे स्टैटिक ज्योग्राफी का। आप हर ज्योग्राफी के लेक्चर में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए, उसमें पढ़ाया जाता है कि बेसिकली क्या रीजंस हैं कि जो हमारे यहाँ जो गोंडवाना के पार्ट्स हैं, वर्ल्ड के गोंडवाना पार्ट्स में सारे रिसोर्सेज तो रिच हैं, बट क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की कमी है, और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको कैसे अच्छे से कल्टीवेट कर पा रहे हैं, और हम लोग उसको अच्छे से रिसोर्सेज को निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, और इवन की इकोनॉमी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं हल्का फुल्का। सो बेसिकली आप इसको आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये भी आपका करंट से ही है। तो क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑन रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ इन अर्बन लैंड यूज़। सो बेसिकली इसमें जो बहुत सारे, अभी आपने रिसेंट में केस सुना था बेंगलोर में, जो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, इंस्टेंट फ्लैश फ्लडिंग, ये सब पूरा वही कॉज है। आपको सिर्फ वही डिस्कस करना है कि कैसे वाटर बॉडीज़ का रिक्लेमेशन हो रहा है और इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और उसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है कि ये भी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। इसमें वोल्केनो से रिलेटेड है कि अभी हाल ही में किन किन कंट्रीज़ में ये वोल्केनो का इफेक्ट देखा गया, और उससे उन वोल्केनो से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है इन्वायरमेंट को। सो ये भी आप बोल सकते हैं कि करंट से डेराइव्ड। ठीक है, करंट डेराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे चलें, फिर वैसे कुछ फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ स्टैटिक प्लस करंट से हैं, तो क्वेश्चन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तो सीधे NCERT में भी आपको मिल जाएगा, और जनरल स्टैटिक, इस क्वेश्चन को मैं ईजी मार्क करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। सो इसको आप आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे जो ट्राइब्स हैं उनकी अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज हमारी मेन स्ट्रीम नॉलेज से डिफरेंट है, उनमें क्या स्पेसिफिकनेस है, ये सब बातें आपको डिस्कस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी अपना यूनिक स्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग की इनकी स्क्रिप्ट होती है, उनकी अपनी खुद की एक इवन की लैंग्वेज है। ठीक है, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस है, जैसे कि पॉलीगैमी, ठीक है, और एक अलग तरह की प्रैक्टिस उनके यहाँ भी की जाती है। और उसके बाद फिर उनकी अपनी, जैसे बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, उनका फूड हैबिट डिफरेंट होता है।
और ऐसे ही मतलब उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को हम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली, उनको मिटिगेट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को हमको कंपेयर करना है अपनी मेन स्ट्रीम नॉलेज जो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और उनका ओल्ड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें जो हमारा है वो बात करता है गिग इकोनॉमी का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं पिछले 1.5 सालों से गिग इकोनॉमी पे इवन कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक बिल भी पास किया है, उनको सोशल सिक्योरिटी में जो गिग वर्कर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए, और लेबर कोड वगैरह जो अभी लॉन्च हुआ है उसके तहत इनको एक सोशल सिक्योरिटी देने की बात की गई। तो इसलिए इसका क्वेश्चन बनना कंपलसरी था, तो ये भी करंट से डायरेक्ट आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो हिस्ट्री से है। ठीक है, इसमें सीधे हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, और स्टैटिक क्वेश्चन है। ये है कि व्हाट एक्सटेंट डिड यू फील द रोल ऑफ मॉडरेट्स इन प्रिपेयरिंग द वाइडर बेस फॉर फ्रीडम मूवमेंट। जिस पे आपको लिखना था कि किस प्रकार से इन लोगों ने एक जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उसके लिए हायर बेस, वाइडर बेस तैयार किया। तो इनकी पूरा आपको कितने टाइप के मूवमेंट्स हुए उनको डिस्कस करते हैं, कि साथ साथ आपको ये चीज़ें भी उनको बतानी, इस आंसर में लिख सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट्स हुआ। हर मतलब जैसे आपको नॉन कोऑपरेशन एवं गांधी जी के मूवमेंट्स को डिस्कस करके उसके बातों को लिखना है। कांग्रेस का क्या इम्पैक्ट रहा और क्या कांग्रेस की द्वारा एक्शंस का क्या प्रभाव पड़ा, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिस्ट्री का ये भी है। इसमें सीधे आपका जो मैं कह रहा था कि नॉन कोऑपरेटिव स्पेसिफिक इन्होंने पूछ लिया कि व्हाट विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लाइक हैंडलूम इंडस्ट्री, ओके, कॉटन एंड चरखा सिस्टम, ये सभी पे गांधी जी ने। और उसके बाद फिर जो उन्होंने साल्ट वाला जो मूवमेंट हुआ उसके तहत, और उसके बाद बेसिकली इन्होंने जो होता है हमारे यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री, बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया। और इवन कि आप ये भी लिख सकते हैं कि गांधी जी जो थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, अगर उसके बाद फिर ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ और वर्ल्ड वार टू, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में जो गैप था, मतलब दोनों के टाइम में, उसमें डेमोक्रेसी को कैसे इम्पैक्ट हुआ, डेमोक्रेसी को नुकसान कैसे पहुंचा। सो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडरेट या फिर टफ लेवल पे करता हूँ, क्योंकि बेसिकली लोग वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो आप इसमें जनरल पॉइंट्स ही मैक्सिमम लोग लिखेंगे। अगर आप थोड़ा भी अच्छा लिखते हैं तो यू कैन फेच गुड मार्क्स। एंड इफ़ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। सो इसमें ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको डिस्कस करना है कि जो ये बेसिकली माउंटेन रेंजेस हैं उनका लोकल इन्वायरमेंट एंड वेदर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली आप इस पर सारे एंगल को डिस्कस कर सकते हैं, लाइक मानसून इफेक्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ विंड सिस्टम्स कि कैसे उनका, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपना ये डिस्कस वर्ल्ड लेवल पे करना, बट आपको समझा रहा हूँ कि इंडिया को भी एक एंगल ले सकते हैं। जैसे ये हिमालयाज़ रीजन है, यहाँ से आपकी विंड्स आती हैं और यहाँ से, और उसके बाद फिर जो मानसून विंड्स होती हैं इनका अपना रेनफॉल एरिया इधर ज़्यादा होता है। ठीक है, और इन विंड का यहाँ हिमालय से जब रिवर्सल होता है तो फिर रिवर्स के टाइम भी काफ़ी रेनफॉल होता है। तो आप इन सभी एंगल्स को डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद यही आप फिर कैसे फ्लैश फ्लडिंग कभी कभी हो जाती है, और ये सब जो इम्पैक्ट हैं ग्लोबल लेवल पे, ये सब भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आपका आंसर होलिस्टिक टाइप का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम आगे चलें तो दैट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। इसमें आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो ग्लेशियर्स हैं उनका कंटिन्यूसली मेल्टिंग हो रही है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसमें आप एक इवेंट है आर्कटिक ओशन फ्लडिंग। ठीक है, इस इवेंट को डिस्कस कर सकते हैं कि बेसिकली एक टाइम में जो सारी बर्फ़ है वो पिघल जाएगी और वहाँ पे एक ओशन बन जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वाटर लेवल में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और जो कंट्रीज़ लो लिविंग आइलैंड्स हैं वो पूरा मिट्टी, मतलब बेसिकली ज़मीन के अंदर समा जाएंगे और लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर है ये भी डिस्कस द मल्टी डायमेंशन इम्पैक्ट्स ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन वर्ल्ड।
तो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसको आप स्टैटिक से रिलेट कर सकते हैं। आपको इसमें वर्ल्ड मैप बना के बेसिकली आप इनको मैप कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑयल्स पाए जाते हैं और उनका क्या क्या मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है। जैसे कि अभी जो ये हमारा टेक्नोलॉजी का एरा है, इसमें तो टाइम के साथ कहीं ना कहीं हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट और कैसे फ्यूचर आगे बढ़ सकते हैं ये डिस्कस करना इस क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज़ इंडिया। ये करंट का क्वेश्चन है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो हमारा ये जो टाइम है, एज है, वो इंडस्ट्रियल एज 4.0 का चल रहा है। इसमें इंडस्ट्रीज़ आपका बेसिकली फिजिकल ना हो करके आपका लाइक सॉफ्टवेयर बेस्ड है, IT बेस्ड है, तो इनका पर्टिकुलर डेवलपमेंट होने पे सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे कैसा इम्पैक्ट आएगा। हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, GDP बढ़ेगा, और इवन कि अभी जल्दी एक रिपोर्ट आई, इवन कि आज ही के न्यूज़पेपर में था कि 2030 तक जो इंडिया है वो एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। सो इसका क्या इम्प्लीकेशंस, आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल देके इसके आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि बट इस क्वेश्चन को मैं टफ मार्क करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 इज़ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट जी। तो ये सोसाइटी से क्वेश्चन है आपका, और ये भी करंट में अभी पॉपुलेशन कंट्रोल यूपी गवर्नमेंट लेके आई है, तो ये न्यूज़ में रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी करंट के डेराइव टॉपिक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये आई थिंक लास्ट 2 to 3-4 मंथ से कंटिन्यूसली पेपर में कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट आर द प्रॉफिट्स एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिटेड द इंडियन सोसाइटी एंड अदर्स। सो आप इसको दो एक्सट्रीम में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे चाइना है, तो चाइना ने कंप्लीट बैन कर रखा है कि वो उनका अपना एक ऑफिशियल करेंसी है, सिर्फ उसे ही अलाउ करते हैं, बाकी बिटकॉइन को कम्प्लीटली बैन कर रखा। वहीं पे जो कुछ इस बार आइलैंड कंट्रीज न्यूज़ में थी, उन्होंने इसको लीगल टेंडर भी कर दिया। तो अब इसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया को किस साइड जाना चाहिए, क्या स्टांस लेना चाहिए। अगर इंडिया इसको अलाउ भी करता है तो उसको रेगुलेशन, उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस हैं, उनका इंडिया के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस कर सकते हैं आप। लास्ट जो 20th क्वेश्चन है उसमें यह है कि हाउ इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ इन द चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो आप इसमें मैकडोनलाइजेशन वाला क्वेश्चन जो सोसाइटी का फेवरेट टॉपिक है, आप वो उसको डिस्कस कर सकते हैं, कैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है कि सारे वर्ल्ड का कल्चर एक जैसा हो जा रहा है, सभी लोग एक ही जैसे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सभी लोग जीन्स पहनने को प्रेफर करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली पिज़्ज़ा कल्चर, बर्गर कल्चर, जैसे अपने यहाँ का ट्रेडिशनल और फॉरेन की अदर कंट्रीज़ का मिक्सअप हो जा रहा है, ठीक है। तो और कैसे ये कंटिन्यूसली इसको हम अगर अपने यहाँ के कल्चर को रिवाइव करना है तो क्या क्या एफर्ट्स देने होंगे, तो इसमें आप कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देने आपको क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इन फूड हैबिट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, और उसके बाद आपके ड्रेसिंग सेंस, ट्रेडिशनल नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो आप इनको एक पर्टिकुलर सारे पॉइंट्स को आप इसमें चाहे तो अगर ये हेडिंग वाइज कर सकते हैं या बुलेट पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। ये GS फर्स्ट, ये पेपर जो हमारा है वो GS 1 आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी का है। सो ये था हमारा GS 1 2022, माफ़ कीजिएगा 2021 UPSC। सो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन पेपर मिल गया है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि पेपर आपको कैसा लगा। मुझे तो पेपर मॉडरेट लग रहा है, बहुत इजी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर स्टैटिक से सीधे आए हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन करंट से डेराइव्ड हैं। सो थैंक यू वेरी मच।